जैसा कि हम लोग लाइट चैप्टर को पढ़े थे, ठीक है। हमने पहले उसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था। अब हमारा ये सेकंड टॉपिक है, सेकंड सब टॉपिक, जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द इफेक्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट की जो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीमैन इफेक्ट, ठीक है। जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन्स अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो जीमैन इफेक्ट क्या है, जो हमारे जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ठीक है, वो जब स्प्लिट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम कहते हैं जीमैन इफेक्ट। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द डच फिजिसिस्ट पीटर जीमैन हु डिस्कवर्ड इट इन 1896। ये जीमैन इफेक्ट नाम क्यों पड़ा, ये पड़ा एक साइंटिस्ट के नाम पे, जिनका नाम था पीटर जीमैन, ठीक है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इस प्रोसेस को 1896 में, एंड रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़ फॉर दिस डिस्कवरी। उनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज नोन एज। तो जब एक लाइट, किसी भी लाइट की स्कैटरिंग होती है एक मीडियम में, ठीक है, ड्यू टू द स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। The Tyndall effect is the phenomenon in which the particles in a colloid scatter the beam of light that are directed at them। तो Tyndall effect एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा phenomenon है, जब भी हम लाइट को कोलॉइड से में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब पास कराते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे हमें जो लाइट का जो पाथवे है ना, स्कैटरिंग हमें क्लियर दिखाई देती है। दिस इफेक्ट इज़ एक्सिबिटेड बाय ऑल द कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सम वेरी फाइन सस्पेंशन। तो ये जो प्रोसेस है टिंडल इफेक्ट, ये हम जितने भी लाइक सॉल्यूशंस हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसमें तो देख सकते हैं, और जो काफ़ी जो फाइन पार्टिकल्स के सस्पेंशन होते हैं उसमें भी देख सकते हैं। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई इफ़ अ गिवन सॉल्यूशन इज़ अ कोलॉइड। तो अगर हमें ये पता करना हो कि कोई सॉल्यूशन कोलॉइड है या नहीं, तो हम इससे चेक कर सकते हैं एक लाइट की बीम को पास करा के। द इंटेंसिटी ऑफ अ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो लाइट की स्कैटरिंग कितनी होगी, ठीक है, किस तरीके से होगी, ये डिपेंड करता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है, या फिर जिस मीडियम में हम लाइट को पास करा रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है, और इंसिडेंट लाइट जो है, जिस लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स अ रूम थ्रू ए स्मॉल होल। तो आपने कभी देखा होगा कि जब भी कभी घर वगैरह में छोटा सा अगर होल वगैरह होता है, तो वहाँ से एक प्रॉपर सनलाइट की हमें बीम दिखाई देती है, जिसका हमें प्रॉपर पाथवे दिखता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। और ये क्यों होता है, जो एयर में स्मॉल पार्टिकल्स या डस्ट प्रेजेंट है उसके वजह से, उससे क्या होता है, लाइट की स्कैटरिंग होती है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। टिंडल इफेक्ट जो है फॉरेस्ट में भी जो मतलब बहुत सारे ट्रीज़ हैं, उसके बीच में जो छोटा छोटा जो लाइक गैप होते हैं, ठीक है, उसके वजह से भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेंट टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेंट्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। तो फॉरेस्ट में जितने भी लाइक गैप्स होते हैं या फिर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें, उस वजह से क्या होता है कि जो कोलॉइड्स हैं एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं, और हमें प्रॉपर लाइट के जो है पूरा जो वे दिखता है, ठीक है। सन अपीयर्स रेड इन कलर एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू। तो जब भी सनराइज़ या फिर सनसेट होता है उस टाइम में हमें सन रेड क्यों दिखता है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है कि जितने भी जो कलर्स हैं, जैसे कि सनलाइट तो 7 कलर्स से बना हुआ है, क्योंकि वो एक प्रॉपर वाइट लाइट होती है, तो जिसमें जितने भी कलर्स हैं रेड के अलावा, वो सारे कलर्स के लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है, ठीक है। बचता कौन सा, सिर्फ रेड है, इसलिए हमें सनराइज़ और सनसेट के टाइम में सिर्फ रेड कलर दिखता है। When the sun rises or sets, its light has to travel a long distance to reach us through the particles dust of atmosphere। जब भी सनराइज़ या फिर सनसेट होता है तो लाइट को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है। ड्यू टू विच द मैटर ऑफ सनलाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय दिस पार्टिकल्स बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इज़ द लिस्ट कम्पेयर टू अदर कलर्स देयरफॉर। तो क्योंकि जब सनलाइट या जब भी क्योंकि वो काफ़ी टाइम लगता है लाइट्स को पहुंचने में, तो इस वजह से जितने भी बाकी कलर्स हैं उनके स्कैटरिंग पहले हो जाती है, और बचता है सिर्फ रेड कलर ऑफ लाइट, ठीक है। द लाइट रीचिंग एस अ लॉट ऑफ रेड कलर ड्यू टू विच द सन अपीयर्स रेड व्हेन राइजिंग एंड सेटिंग।
इस वजह से सनसेट और सनराइज़ के टाइम में क्या होता है कि हमारे पास जो जो कलर हमें दिखता है वो बस रेड बचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन इज ड्यू टू द डैश ऑफ लाइट। तो सनराइज़ के टाइम में और सनसेट के टाइम में जो सन का जो रेड कलर दिखता है वो क्यों दिखता है, और ये दिखता है हमें स्कैटरिंग की वजह से। द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ अदर टाइप्स ऑफ कलर इज मैक्सिमम कंपेयर टू रेड। तो ये तो हमने समझ लिया कि सनसेट और सनराइज़ के टाइम में क्यों हमें रेड कलर दिखता है, ड्यू टू द रीज़न ऑफ कि स्कैटरिंग हो जाती है बाकी सारे कलर्स की, ठीक है। और रेड की जो स्कैटरिंग कैपेसिटी है वो मिनिमम है, बाकी कलर्स की जल्दी हो जाती है स्कैटरिंग, ठीक है। देयरफॉर वी रीच ओनली रेड कलर। अब स्कैटरिंग होता क्या है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग द लाइट ऑफ रेज इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल एयर में प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, उससे जब लाइट टकराती है, ठीक है, लाइट जब उसको हिट करती है तो वो पूरा अलग अलग जो डायरेक्शन में जो रेज हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं, डिस्पर्स कर जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम स्कैटरिंग कहते हैं। और स्कैटरिंग किस कलर की कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि उस लाइट का जो है कलर के हिसाब से उसका वेवलेंथ क्या है, ठीक है। व्हेन द लाइट है शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटरिंग इज़ हायर। जब भी लाइट की वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, वेवलेंथ कम होगी तो उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज इन द एटमॉस्फेयर ब्लू लाइट इज डैश मोर देन द अदर कलर्स। तो क्या होता है कि हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्लू कलर का ही सबसे अधिक स्कैटरिंग होता है इस वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर होगा। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light। तो जितने भी एयर में जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू बाकी जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड दैट लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। इस वजह से क्या होती है कि वो बहुत ही ईजिली जो है ब्लू लाइट का स्कैटरिंग कर पाते हैं। द रेड लाइट हैज़ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। तो दिन के टाइम में हमें स्काई ब्लू इसलिए नहीं दिखता क्योंकि स्कैटरिंग ब्लू की पहले होगी तो ब्लू पहले दिखेगा, ठीक है, और शाम होने तक जो है ब्लू की स्कैटरिंग पूरी हो चुकी होगी, इस वजह से हमें वो रेड दिखेगा, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है ब्लू के कंपैरिजन में 1.8 टाइम्स ज़्यादा होती है। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red। इस वजह से क्या होता है, जब भी सनलाइट पास होता है एटमॉस्फेयर से तो जो फाइन पार्टिकल्स जो भी प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, वो ब्लू कलर की जो है मैक्सिमम स्कैटरिंग कर पाते हैं। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट इंटर्स आर आइज। वही जो स्कैटर्ड लाइट होगा ब्लू का वही हमें दिखेगा। इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। अगर हमारे अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कोई भी लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, और अगर लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती तो हमें पूरा आसमान जो है वो डार्क दिखता, ठीक है, ब्लैक दिखता। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज़ नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट। जब भी कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर कह सकते हैं जो एरोप्लेन्स हैं वो काफ़ी हाइट पे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है क्योंकि उतने हाइट पे जो है स्कैटरिंग उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रीज़न दैट स्काई लुक्स ब्लू। तो स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखता है हमें, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो कम है और इसकी स्कैटरिंग बहुत ईजिली हो पाती है, ठीक है, यही प्रॉपर रीज़न है। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं एयर में, ठीक है, वो काफ़ी फाइन पार्टिकल्स हैं और उनकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से कम होती है। दिस आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि वो ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा कर पाते हैं इन कंपेरिजन टू रेड कलर। द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। ये हमने देख लिया कि जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है वो 1.8 टाइम्स ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ब्लू लाइट। दस व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर। इस वजह जब भी जो सनलाइट है वो आती है, ठीक है, स्काई में, तो वो वहाँ पे सबसे पहले किसका होगा, ब्लू कलर का होगा स्कैटरिंग, ठीक है।
The scattered blue light enters our eyes and sky looks blue. If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. Then the sky would have looked dark. The sky appears dark to passengers flying in at very high altitude as scattering is not prominent at such height. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ. तो सेम क्वेश्चन है कि हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है. ठीक है, इसका रीज़न क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. वट इज़ द नेम ऑफ द फेनोमेनन ड्रिवन बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन विच द माउंटेन टॉप्स एक्वायर अ रोजी और ऑरेंज कलर अराउंड सनराइज एंड सनसेट. तो किस फेनोमेनन की वजह से जो है हमारा जो जब माउंटेन टॉप्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी रोज़ कलर या फिर कह सकते हैं ऑरेंज कलर को एक्वायर करते हैं सनराइज़ या सनसेट के टाइम में. तो इस प्रोसेस को कहते हैं या फेनोमेनन को कहते हैं एल्पेनग्लो. ठीक है, एल्पेनग्लो इज़ द नेम ऑफ द फेनोमेनन ड्रिवन बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन विच माउंटेन टॉप्स एक्वायर अ रोजी और ऑरेंज कलर अराउंड सनराइज एंड सनसेट. तो ये भी जो प्रोसेस है ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही लिंक्ड है. ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इसका अलग फेनोमेनन कहते हैं जब ये माउंटेन या हिल्स पे होता है. ठीक है, और इसको क्या कहते हैं फेनोमेनन को एल्पेनग्लो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड. जब भी कभी वाइट लाइट, ठीक है, अलग अलग अपने कंपोनेंट्स में लाइक 7 कलर्स में डिवाइड होती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्पर्सन. ठीक है, इन 1665 आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. तो 1665 में न्यूटन ने बताया कि जो वाइट लाइट है, ठीक है, वो 7 कलर्स से बनी हुई है. ही फाउंड दैट इफ़ अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू ग्लास प्रिज्म देन इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स. और उन्होंने ये बताया कि जब भी हम कोई वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करेंगे, ठीक है, तो वो डिफरेंट 7 कलर्स में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा. वो कलर कौन कौन से होगी, रेड होगी, ऑरेंज होगी, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट. ठीक है, इसको हम विवग्योर से याद रख सकते हैं. स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट. जब भी हम कभी वाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, ठीक है, और ये अलग अलग जो कलर्स में डिवाइड होता है एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट. जब भी वाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होने के बाद क्या होता है, अलग अलग अपने 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट. द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट हैपेंस व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट वाइल पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो ये जो डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट कब होगा, जब लाइट की जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग कलर की अलग होगी. फॉर एग्जांपल रेड कलर जो है वो सबसे कम डेविएट होता है, इसलिए ये सबसे ऊपर होता है स्पेक्ट्रम में. ठीक है, ये जो विवग्योर है ना वो इस तरीके से होता है, हम उल्टा लिख सकते हैं विव, एक सेकेंड, ये ऐसा होता है. ठीक है, विव ग्योर. ठीक है, सबसे ऊपर होगा रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड इंडिगो एंड देन वायलेट. ठीक है, सबसे कम डेविएशन किसका होता है, रेड कलर का, और सबसे अधिक वायलेट कलर का. ठीक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज डैश टू देन द ऑब्जेक्ट. तो जो भी प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, प्लेन मिरर में उसकी साइज़ क्या होती है, मतलब इमेज की साइज़ क्या होगी इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होती है, हमेशा इक्वल होगी. ठीक है, अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर. द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लैट मिरर. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब भी प्लेन मिरर में इमेज बनती है. ठीक है, पहला तो क्या होगा, इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी. ठीक है, इमेज हमेशा सेम डिस्टेंस से बनेगा. फॉर एग्जांपल अगर ये मिरर है और हम यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो इमेज भी जो है ना ऐसा इमेज में भी दिखेगा कि हम 5 मीटर के डिस्टेंस पे हैं. ठीक है, इमेज भी 5 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगा. इमेज की जो साइज़ होगी सेम साइज़ किसकी होगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज़ होगी सेम साइज़ इमेज की भी होगी. ठीक है, और इमेज हमेशा सीधा होगा. ठीक है, तो उल्टा नहीं होगा कभी इमेज. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर साइज़ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट. तो कौन से मिरर में जो है इमेज की जो साइज़ होगी और ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो हमेशा सेम होती है, तो ये कौन से मिरर में होती है, प्लेन मिरर में. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा. A flat mirror is made by coating a bright metal like mercury or silver on one side of a smooth strip of uniform thickness of glass and applying silver
नाइट्रेट ओवर इट। तो ये जो पहले तो प्लेन मिरर बनता है कैसे, ठीक है, पहले सिंपल हमारे पास क्या होगा, एक ग्लास का सीट होगा, ठीक है, उसके एक साइड में क्या करेंगे हम, कोई ना कोई सिल्वर की जो है कोटिंग कर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक प्लेन मिरर फॉर्म होगा। ये कोटिंग क्यों करते हैं, तो जैसे अगर कोटिंग नहीं करेंगे तो ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट रेज जो है वो एक साइड से दूसरे साइड से क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस वजह से रिफ्लेक्शन हो सके तभी तो इमेज फॉर्म होगा, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक साइड उसको कोटिंग कर देते हैं। इट इज़ यूज टू मेक मिरर, कैलिडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, मिरर, कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप भी बनाने में करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज, तो कोई भी इमेज अगर प्लेन मिरर से फॉर्म हो रहा है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, दैट विल बी ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स टू द लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड। तो जब भी कोई हम मिरर में, प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड दिखता है और राइट साइड लेफ्ट साइड दिखता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। सिंपली क्या कर रहे हैं, साइड उल्टे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक होगी इमेज की जब भी ये प्लेन मिरर में फॉर्म होगा। पहली प्रॉपर्टी तो इमेज की होगी कि यह वर्चुअल होगा इमेज, ठीक है। इट इज़ इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और ये सीधा होगा, ठीक है, और ये जितनी ऑब्जेक्ट की साइज़ है उतनी ही साइज़ की इमेज भी बनेगी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज़ द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी मिरर से, सेम डिस्टेंस इमेज की भी होगी उस ऑब्जेक्ट से, मतलब उस मिरर से, ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज इज डैट इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि जो हमारा जो इमेज बनता है ना प्लेन मिरर में, वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट की तरफ दिखेगा और राइट लेफ्ट की तरफ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में के केस में कौन कौन से एंगल जो होते हैं वो इक्वल होंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, 1 और 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा प्लेन मिरर है और ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसको हम कहते हैं ये इंसिडेंट लाइट, ठीक है। जिस एंगल पे ये आ रही है, अगर हम इसको नॉर्मल ड्रॉ कर ले, नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरीके से, तो यहाँ पे जो लाइट आएंगी, ठीक है, इसको कहेंगे इंसिडेंट लाइट। ये जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो लाइट यहाँ पे हिट करने के बाद वापस जाएगी, ठीक है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये जो एंगल बनेगी उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन द केस ऑफ प्लेन मिरर ये क्या होता है, एंगल आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट अ पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और जितनी भी लाइन जैसे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट तीनों क्या होते हैं, एक प्लेन में ही लाई करती है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड नॉर्मल एट द पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इट इज़ द सिग्निफिकेंट दैट the angle between the normal and incident ray is called angle of incidence and the angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection। ये तो मैंने बता दिया आपको कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच की एंगल होती है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर इज। तो अगर कोई दो मिरर्स एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे हैं तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी वहाँ पे, तो इसका आंसर है, तो नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360/θ-1, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना है, एंगल कितना है 120 डिग्री, तो इसको माइनस करेंगे, वो 360/20 डिग्री -1 दैट इज़ 3, ये कट जाएगा 3 से, तो 3 - 1 दैट इज़ 2, ठीक है। तो 2 इमेजेस फॉर्म होंगी। व्हाट काइंड ऑफ मिरर वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर यूज़ इन सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में यूज़ करने के लिए हम कौन सा मिरर हमारे लिए बेस्ट होगा, तो वह है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ और कहाँ कहाँ पे होता है, तो क्या क्या यूजेस हैं कॉनकेव मिरर के, उसमें आता है पहले तो सोलर कुकर में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉनकेव मिरर विथ लार्ज फोकल लेंथ इज़ यूज टू सेविंग, ठीक है। तो सेविंग के टाइम में जो है लार्ज फोकल लेंथ की जो है कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है।
मिरर इज़ यूज बाय डॉक्टर ऑफ आई, ईयर और नोज़। तो जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं मिरर का वो कॉनकेव मिरर ही होता है। इन कार हेडलाइट एंड सर्च लाइट, इन मार्किंग मेकिंग रिफ्लेक्टर बाइनोकुलर्स, ठीक है, इन सब में हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। हाउ फार इज़ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। एक मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो इमेज जो है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनेगा, इसके लिए हम इमेज के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर के लिए 1/f, एफ यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है, इक्वल टू 1/b प्लस 1/, एफ जो है यहाँ पे है फोकल लेंथ, ठीक है, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और यू क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर में जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये होगा -12 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, इसलिए फोकल लेंथ मतलब एफ जो होगा वो क्या होगा, -12/6, दैट इज़ -6 सेंटीमीटर। अब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये अगर हम इसको फॉर्मूला में फिट करें तो ये किस तरीके से बनेगा, 1/b इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, क्योंकि 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। तो हमें निकालना है क्या, इमेज डिस्टेंस है, तो हम इसको इधर ला देंगे, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये ऐसे करने के बाद अगर हम फोकल लेंथ की जगह रखें तो -6, u के जगह -10 रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा -2/30, डेट इज़ 1/b इक्वल टू -2/30। तो ये v का जो मतलब इमेज डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना आया, -15 सेंटीमीटर। ये निगेटिव साइन जो लगा हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं होता, बट निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इमेज जो है ना वो मिरर के लेफ्ट साइड में बना है, ठीक है। फॉर कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिरर विल बी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। हाउ फार इज़ द इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मतलब 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है मिरर से, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। हमें पता है कि जो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी, तो यू होगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, 60 सेंटीमीटर है, और हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। तो फोकल लेंथ जो होगा वो कितना होगा, 60/2, डेट इज़ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको फॉर्मूला में पुट करें तो 1/b प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। u मेरे पास -15 सेंटीमीटर है, v निकालना है हमें, और फोकल लेंथ कितना है मेरे पास, 60/2, डेट इज़ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 1/v इक्वल टू 1/10, ठीक है। मतलब v जो होगी वो इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी मिरर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि एक कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो उसका इमेज जो बना है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बना है। तो हमें ये बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगा उस मिरर का। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ठीक है, वो है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो v जो हमारे पास दिया हुआ -30 सेंटीमीटर, ठीक है, u -20 है। जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है f की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो f की जो वैल्यू आएगी वो होगी -50/600 मतलब 1/12, ठीक है, -12 होगा फोकल लेंथ, क्योंकि ऑब्वियसली फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव मिरर के लिए वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन वाइल यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। जब भी हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं तो उस टाइम में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन एक ऐसा हम एक डिनोट करते हैं फॉर्मूले के टर्म में कि इमेज जो हमारे पास बना है, ठीक है, उसकी साइज जो है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है मतलब इमेज बड़ा है, अगर मतलब पॉजिटिव मीन्स 1 से ज़्यादा है तो मतलब ऑब्जेक्ट का साइज हमारे पास ज़्यादा, इमेज का साइज हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। अगर 1 से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज के साइज जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट के साइज से कम है। तो पहले तो इसका जो है फॉर्मूला क्या होगा, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये सारे मिरर्स के लिए सेम ही होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है,
मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द इमेज साइज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेरिकल मिरर्स विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज के साइज़ में जो इंक्रीमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के साइज़ से, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये एक तरीके, इसको दो टर्म में नोट कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि हम हाइट ऑफ इमेज को ले ऊपर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को नीचे लें, ठीक है। तो ऐसे इसके रेशियो से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं किससे, एम से, ठीक है। जहाँ पे एच डैश जो है वो इमेज के साइज़ है और एच जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगर एम प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, इसको इस फॉर्मूले से हम डिनोट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मैग्निफिकेशन को हम एक और टर्म में डिनोट कर सकते हैं, वो कैसे कि मैग्निफिकेशन का क्या होगा, वैल्यू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द हाइट ऑफ वर्चुअल इमेजेस शुड बी टेकन पॉजिटिव वाइल द हाइट ऑफ द रियल इमेज शुड बी टेकन नेगेटिव। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 11th या फिर 9th में कि ये 10th में, ठीक है, लाइट चैप्टर, उसमें हमें बताया जाता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी है तो वो पॉजिटिव होगा, नीचे कुछ भी हो तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे पास लेंस या मिरर कुछ भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे मिरर है तो हम मिरर की बात करते हैं। अगर ये एक सिंपल हम लेते हैं, कोई मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, तो ये जो मिरर है, एक सेकेंड, ये जो मिरर है हमारे पास, ठीक है, तो ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ऑब्जेक्ट तो हमेशा इस साइड रहेगा, ठीक है। तो ये इसलिए इस लेफ्ट साइड में क्या होता है, जो साइन कन्वेंशन है वो निगेटिव होता है, और राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट मिरर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ कार। तो कार की हेडलाइट्स में कौन सा हम मिरर यूज़ करते हैं, ये हमने पहले भी देखा कि क्या क्या यूजेस हैं कॉनकेव मिरर में। तो ये कॉनकेव मिरर लगी होती है लाइट के कार के हेडलाइट्स में, ठीक है। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिव प्लेन इज संकन इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। मतलब इस टाइप का, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टिव प्लेन जो थोड़ा सा वो झुका हुआ होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। बिकॉज इट फोकसेज द रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो भी इन्फिनिटी से आती है वो उसको फोकस पे क्या करता है, पॉइंट करता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। द कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड इन अ सेविंग मिरर, सोलर कुकर, कार हेडलाइट एंड बाय आई, ईयर एंड नोज डॉक्टर। तो ये दूसरे भी आपको ध्यान रखने, सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं एग्जाम में कि सोलर कुकर का जो है उसमें कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, हेडलाइट्स में कौन सा होगा, या फिर डॉक्टर्स जो हैं वो कौन से मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉनकेव मिरर इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज विल बी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर है, तो उसमें एक ग्लास टाइप का होता है वो, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ दैट होलो स्पेस ऑल्सो कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। इन अ कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल विद द सेम शेप एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी कोई कॉनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ठीक है, इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा ही, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको हम दिखाएं इमेज से तो ऐसे होगा, अगर ये कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है, सेम साइज का बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, और बेस्ट उल्टा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मिरर इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। तो कौन से मिरर में जो होता है इमेज जो फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और बहुत ही पॉइंट साइज होगा ना, बिल्कुल छोटा सा होगा पॉइंट साइज का, तो वो होगा किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। अब हमारे पास कुछ मिरर है, मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है और प्लेन मिरर भी है, और उसमें इमेज कैसा फॉर्म होगा ये बताया गया है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा हमेशा, इरेक्ट होगा और पॉइंट साइज्ड होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, रियल होगा और वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या होगा, वर्चुअल, अपराइट एंड ऑफ द सेम साइज, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में क्या होगा, लेटरल इन्वर्जन होगा इमेज में। विच टाइप ऑफ इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो किस टाइप का इमेज हमेशा फॉर्म करता है, तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ठीक है। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस इज एम्बॉस्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। एक ऐसा मिरर जिसका कि रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होता है, एम्बॉस्ड होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट प्रोपोगेट्स द रे ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी
द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज बिकम्स स्मॉल। तो यहाँ पे क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। लेकिन कॉनकेव मिरर जो क्या होता है, ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। तो लाइट जब भी इन्फिनिटी से आती है तो एक छोटा सा बिल्कुल पॉइंट साइज का जो है वो इमेज बनाता है, और ये वर्चुअल इमेज बनाएगा जस्ट बिहाइंड द मिरर, ठीक है। हाउ फार शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर when the image is to be obtained at a distance of 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पे ये बताना है कि अगर हमें किसी भी कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ अगर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी इमेज चाहिए हमें 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखना होगा, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u। तो हमें पास कोई भी अगर दो चीज़ पता होगी तो हम तीसरी को निकाल सकते हैं। तो फोकल लेंथ हमें पता है जो कि है 40 सेंटीमीटर, हमें u निकालना है और हमें v भी पता है, ठीक है। बस हमें फॉर्मूला में पुट करना है, तो हमें u का वैल्यू निकल जाएगा 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/u प्लस 1/v। f के जगह हम 40 पुट करेंगे, v के जगह हम 8 पुट करेंगे, ठीक है। तो 1/u का वैल्यू आएगा 1/40 माइनस 1/8, जिसको हम लिख सकते हैं 1/u इक्वल टू माइनस 1/10, u इक्वल टू क्या होगा -10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ फार शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 4.8 सेंटीमीटर व्हेन द इमेज इज टू बी ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखना होगा फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर जिसकी की फोकल लेंथ 4.8 सेंटीमीटर है, और हमें इमेज फॉर्म करना है 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। हमें निकालना क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। तो फॉर्मूला तो सेम ही होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो है केव या कॉन्वेक्स मिरर का, उसके लिए हमें यू तो हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस क्या है वी है, फोकल लेंथ को एफ से नोट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एफ का वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि कॉन्केव लेंस का क्या होता है निगेटिव होता है ये फोकल लेंथ, ठीक है। तो -4.8, इमेज डिस्टेंस क्या होगा -12। हम जब इसको पुट करेंगे फॉर्मूला में हमारे पास आएगा 1/-4.8 इक्वल टू 1/-12 प्लस यू, और यू का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि होगा -8 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव मेड बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्केव मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ कॉन्केव मिरर, ठीक है, क्या सही नहीं है कॉन्केव मिरर के बारे में। When the object is on focus the image is formed at infinity, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ दिस मिरर इज एम्बॉस्ड, तो ये गलत है, ठीक है, ये एम्बॉस्ड नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट एंड सर्च लाइट, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कॉन्केव मिरर्स कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। If a hollow sphere is cut into parts and the outer surface of the cut part is painted, then it becomes a mirror with its inner surface as a reflecting surface, ठीक है। इस तरीके का है, कह सकते हैं हम, ये कॉन्केव मिरर है, तो ये इसका क्या होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। ये क्या होगा, ये बल्ज मतलब यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा। दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉन्केव मिरर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कॉन्केव मिरर कहते हैं। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं कॉन्केव मिरर के। Light converges at a point when it strikes and reflects back from the reflecting surface of the concave mirror। तो जब भी लाइट जो है कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो लाइट का क्या होता है यहाँ पे कन्वर्जन होता है। इस वजह से कॉन्केव मिरर का नाम ही क्या है कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। When the concave mirror is placed very close to the object, a magnified and virtual image is formed। जब भी हम किसी भी कॉन्केव मिरर को किसी ऑब्जेक्ट के पास बिल्कुल पास ले जाएंगे तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, और बहुत ही मैग्नीफाइड मतलब साइज़ काफ़ी बड़ी होगी इमेज की। हाउएवर इफ़ इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर देन द साइज ऑफ इमेज रिड्यूसेस एंड अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड। लेकिन जब भी हम अगर कॉन्केव मिरर को दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट से तो इमेज की साइज जो है वो छोटी हो जाएगी। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर कैन बी स्मॉल और लार्ज और कैन बी रियल और वर्चुअल। जो भी इमेज बनता है कॉन्केव मिरर से वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। मीन्स हर टाइप की जो है इमेज बन सकती है कॉन्केव मिरर से। कॉन्केव मिरर इज़ यूज्ड इन सेविंग मिरर्स, हेड मिरर्स, ठीक है, हेडलाइट्स, ऑप्थेल्मोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हेडलाइट, सोलर फर्नेस, ठीक है, जहाँ पे भी मतलब लाइट को कन्वर्ज करने का काम आता है वहाँ पे हम कॉन्केव मिरर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज, कोई भी इमेज जो प्लेन मिरर से फॉर्म होती है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, तो वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। अ प्लेन मिरर इज़ अ फ्लैट प्लेट ऑफ पॉलिश ग्लास ऑफ सिल्वर एंड सिल्वर नाइट्रेट ऑन वन साइड। प्लेन मिरर क्या होता है, एक तरीके से फ्लैट ग्लास प्लेट कह सकते हैं, जहाँ पे एक साइड क्या होगी, पेंटेड होगी सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट से। द रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड परपेंडिकुलर बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट फाउंड एट एनी पॉइंट एंड अपीयर्स टू इमेज डाइवर्स, ठीक है। तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर में तो इमेज जो हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। मीन्स हम उसको एक स्क्रीन पे नहीं ला सकते और वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर फॉर्म होगी। द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर। अगर कोई भी दो जो मिरर्स हैं, ठीक है, वो 120 डिग्री के एंगल पे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला कैसा है, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, ठीक है, ये बता देगा हमें नंबर ऑफ इमेजेस। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थीटा कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। थीटा क्या है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, जितने डिग्री एंगल से क्या है वो जो मिरर्स है वो इंक्लाइंड है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री -1, इससे कट जाएगा ये 3 -1 दैट इज़ 2, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।